हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट नंबर 9 आपके समक्ष है, जिसमें हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र विषय पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है जहां आपको मिलेगी। तो आइए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस स्टडी विद जीके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? ऑप्शन ए जॉन ऑफ सैलिसबरी, ऑप्शन बी सेंट टॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी ग्रेगोरी मेंडल, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करिएगा। आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं? निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो ऑप्शन आपका राइट होगा बी सेंट टॉमस एक्विनास। इन्हें मध्ययुगीन अरस्तु भी कहा जाता है। सेंट टॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन अरस्तु भी कहा जाता है, जिन्होंने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। ऑप्शन बी राइट होगा। एक्विनास अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीह धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी। यानी सेंट थॉमस एक्विनास, जिसने अरस्तु की पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसका प्रभाव उसके मसीह धर्म की मूल मान्यताओं के साथ उनके विचारों का समन्वय करके उन्होंने एक ऐसी शिक्षा विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का आधार बनी मित्रों। और सेंट थॉमस एक्विनास को मध्ययुगीन अरस्तु भी कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 2 नंबर। यहां आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें आपको एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ लेखक है। द पॉलिटिक्स, द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑन लिबर्टी। इधर है मैकियावेली, जे.एस. मिल, रूसो और अरस्तु। इन्हें आपको सुमेलित करना है और फिर आपको सही कोट का चयन करना है। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। द पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन 4 से सुमेलित होगी, अरस्तु की। द प्रिंस मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना रही है, बी आपका 1 से सुमेलित होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की प्रसिद्ध रचना है, सी आपका 3 से। और ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल की रचना है, डी आपका 2 से सुमेलित होगा। इस प्रकार ए 4 से, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, बी 1 से और सी 3 से और डी आपका 2 से। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि जॉन लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है, और रीजन कह रहा है कि राज्य का अस्तित्व
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है? इस प्रकार आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। ए, आर तथा दोनों सत्य है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जॉन लॉक एक समझौतावादी विचारक जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। जॉन लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है, क्योंकि जॉन लॉक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है जो सीमित संविधान के कार्यों को वर्णन करने के लिए उपयोगी होता है। और उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा। और वह संपत्ति की सुरक्षा इस अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानता है जॉन लॉक, जिसमें वो कहता है कि संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा भी शामिल है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए, आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 4 नंबर। यहां आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ विचार है और दूसरी तरफ विचारक है। कौन सा विचार किस विचारक का है? सामान्य इच्छा, असीम प्रभुसत्ता, सीमित सरकार, नव राजनीति विज्ञान। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। तो आइए एक एक करके चयन करते हैं। सामान्य इच्छा, जनरल विल की बात की है रूसो ने। ये आपका 4 से सम्मिलित होगा। असीम प्रभुसत्ता, असीम प्रभुसत्ता की बात करते हैं हॉब्स। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन जो 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें हॉब्स ने असीम प्रभुसत्ता, पूर्ण संप्रभुता की बात कही है। इसलिए हॉब्स को निरंकुश व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन सी है सीमित सरकार। अभी हमने बात की थी सीमित सरकार, संवैधानिक राजतंत्र, जिसकी बात जॉन लॉक ने कही है और जिसने राज्य के न्यूनतम कार्यों के बारे में बात कही है। सी आपका 2 से सम्मिलित होगा। नव राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान के साथ मैकियावेली के विचार जुड़े हुए हैं। डी आपका 1 से सम्मिलित होगा। इस प्रकार हम सही कोड का चयन करें तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे अराजकतावादी विचारकों की श्रेणी में रखा जा सकता है? एम.एन. रॉय, अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश नारायण। बी.आर. अंबेडकर,
महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी जी के विचारों को अराजकतावादी विचारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, गांधी जी मार्क्सवादियों एवं अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। ये फैक्ट के तौर पर आप नोट कर सकते हैं कि गांधी जी मार्क्सवादियों एवं अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगला 6 नंबर सवाल, आल्मंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। आमंड के अनुसार राजनीति व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। निवेश आगत, या आप इन्हें कह सकते हैं इनपुट। आपके समक्ष चार कथन हैं, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, कानून निर्माण, कानून लागू करना। आल्मंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है, क्योंकि आल्मंड ने आगत और निर्गत दो प्रकार के कार्यों के बारे में चर्चा की है। और सवाल कह रहा है कि आगत, इनपुट या निवेश, इसमें कौन कौन शामिल है। चार ऑप्शन रहे, ए, बी, सी और डी। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पहला और दूसरा। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के जो निवेश कार्य या आगत कार्य या इनपुट कार्य बताए, उनमें आपके हित अभिव्यक्तिकरण और हित समूहीकरण ये शामिल है, पहला और दूसरा। जबकि कानून निर्माण, कानून को लागू करना, यह है जो आउटपुट कार्यों में शामिल होते हैं, निर्गत कार्यों में। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। उन्होंने चार कार्य शामिल किए हैं। निवेश कार्य, इन्हें आप इनपुट भी कह सकते हैं या इन्हें आप आगत भी कह सकते हैं, ये इनके लिए शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती। दूसरा कार्य बताया उन्होंने हित अभिव्यक्तिकरण। तीसरा कार्य उन्होंने बताया हित समूहीकरण, इसे आप एकीकरण भी कह सकते हैं। और चौथा है राजनीतिक संप्रेषण। यहां से सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। इनका क्रम भी ये रहेगा। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्यों का क्रम क्या है, तो पहला है राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती, दूसरा रहेगा हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा है हित समूहीकरण और चौथा है राजनीतिक संप्रेषण। तो यहां से कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है और कौन से कार्य आगत में शामिल है या नहीं है। इनके अलावा आमंड ने 3 निर्गत कार्य भी बताए हैं आउटपुट के रूप में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 7 नंबर, कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण है। आपको यहां कथन दिए गए हैं 3, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण है, राजनीतिक व्यवस्था के भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। क्या होगा 7 नंबर सवाल का राइट उत्तर। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, पहला दूसरा तीनों बिल्कुल सही है। राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण, राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का अपना पर्यावरण होता है और राजनीतिक व्यवस्था के भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 8 नंबर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 किसकी रचना है या कृति है।
आमेड एंड पावेल, हेराल्ड लॉस्की, लुशियन पाई, गॉर्नर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 किसकी रचना है? यह 1966 में प्रकाशित हुई थी यह रचना। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, आमेड एंड पावेल की रचना है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर, दी पॉलिटिकल सिस्टम किसकी रचना है? दी पॉलिटिकल सिस्टम किसकी रचना है? हेराल्ड लॉस्की, गॉर्नर, लुशियन पाई, डेविड स्टन। तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी, डेविड स्टन की रचना है। अगला सवाल 10 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को, भारतीय प्रधानमंत्री को। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को या संयुक्त सम्मेलन में उसे पेश किया जाएगा केस को, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और इस संयुक्त सम्मेलन की बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 करता है, और इसको आहूत कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल, यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को प्रेषित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार पेश किया गया था? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार पेश किया गया था? तो ऑप्शन आपका ए राइट हुआ, राजीव गांधी के कार्यकाल में। ऑप्शन ए राइट होगा, राजीव गांधी के कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार पेश किया गया था। अब अगला ही सवाल आपके समक्ष है कि ये चारों नाम भारतीय प्रधानमंत्रियों के हैं, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वीपी सिंह और इंदिरा गांधी। इनका कालानुक्रम क्या होगा? इन चारों का कालानुक्रम क्या होगा? कौन सा प्रधानमंत्री पहले और कौन सा बाद में बना? तो पहले होगी इंदिरा गांधी 1 नंबर पर, उसके बाद बने राजीव गांधी, उसके बाद वीपी सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव। ये इनका क्रम रहेगा इन चारों के हिसाब से। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में नगरपालिका विधेयक पहली बार पेश किया गया। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो सीरीज में और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।